हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सभी लोग फ्रेंड जल्दी से आइए और एक बार फिर से हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्लास में यूपी पीसीएस 2022 के लिए आगे बढ़ते हैं। और आज ठंडक बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो चुका है। उत्तरा पनवार, रंजना सिंह, अरुण कुमार पंडित, जितने भी लोग क्लास में आ चुके हैं सब लोग जल्दी से आ जाइए। फिर स्टार्ट करते हैं सीधा अपनी क्लास की तरफ। और आज आपका ये डॉक्यूमेंट्स बन गया है। हो सकता है आज ही ये आपको अपलोड हो जाए, नहीं तो कल फंडामेंटल राइट्स के जो 5 से 6 मॉडल आंसर मुझे आपको देने हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको मिल जाएंगे। रामधनी, गायत्री, लता सिंह, सुनीता, सभी लोग जल्दी से आ जाइए। सब लोगों को मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। सब लोग फटाफट जुड़िए। चलिए, तो कल के टॉपिक में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को समाप्त कर लिया था। 1-2 क्वेश्चनों पर मेरी बात हो गई थी। आज कुछ और प्रश्नों पर हमारी आपकी बात होनी है। 2-3 क्वेश्चनों की मैं फॉर्मेटिंग आपको बताऊंगा, फिर 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी दूंगा। फिर सारे क्वेश्चंस के आपके मॉडल सहित आंसर आपके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन जो प्रश्न आपको लिखाए गए कल, उन प्रश्नों का उत्तर पहले अपने आप से लिखेगा, तब मॉडल आंसर का यूज करिएगा। पहली बार में ही मॉडल आंसर, या ऐसा कर सकते हैं कि मॉडल आंसर को पढ़ लीजिएगा। पहली बार ऐसा करने के लिए मॉडल आंसर को पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के पश्चात उसको बंद कर दीजिएगा, फिर लिखने का प्रयास करिएगा। सेम उसको कॉपी मत करिएगा, क्योंकि कॉपी करने से धीरे धीरे आपका इनोवेशन कमजोर हो जाएगा, आपके अंदर विश्लेषण क्षमता कमजोर हो जाएगी, जिससे फिर आप सोच नहीं पाएंगे, अपने से विचार आपके पास नहीं आएंगे, अपने तथ्य को, अपने कॉन्सेप्ट को भाषा में आप प्रवाहित नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे ये शक्ति आपकी कमजोर हो जाएगी। और आपके अंदर शक्तियाँ कब आती हैं? अगर व्यक्ति हमेशा, जब आपको कोई तैरना सिखाए, तैरते समय अगर आपका हाथ वो खुद हिलाए तो हर बार यही उम्मीद करो कि वो हाथ हिलाए मेरा। लेकिन एक बार आपको छोड़ दिया जाए, जब अपने बचने के लिए आप हाथ में हिलाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे व्यक्ति तैरने लगता है पानी में। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी जब अपने से करने का प्रयास करेंगे तो एक बार डूबेंगे, फिर ऊपर आएंगे, क्योंकि अपने आप को बचाना है आपको। ठीक है। लता सिंह ने कहा सर लिखना भूल गई थी। यही तो, इसी भूल से तो बचना है हिंदी मीडियम वालों को, ये लिखने वाली भूल से बचना है। यही अपनी आदत बना लेनी है। जिस दिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखना अपनी आदत बना लेंगे ना, उसी दिन सारा काम आसान हो जाएगा। चलिए, तो यूपी पीसीएस मेंस 2022 राज्य व्यवस्था का ये बैच है आपका इंडियन पॉलिटी का। चलिए, पहले कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिखा देता हूं, तब आज हम लोग को नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रश्न के रूप में मेरा दिखाने का मन पहला है कि जो सिंपल क्वेश्चन है, जो आसानी से आप कर पाएंगे, जरा इसके बारे में सोचिए आप क्या सोच रहे हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। जैसे एक प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए। देखिए, अब जो क्लास में मैंने पढ़ाया है वो आईएएस लेवल तक आपको मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा वो पीसीएस के स्टैंडर्ड का ही दिखाऊंगा आपको, ताकि पहले उस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आप करने लगे। जब उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आप करने लगेंगे तो आईएएस के प्रश्न तो तमाम मार्केट में आपको अवेलेबल है। गूगल भी कर सकते हैं, आईएएस 2020 इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन, आईएएस 2019 इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन, सब आ जाएगा। लिखिए खूब आराम से। लेकिन पहले सिंपल क्वेश्चन जो आपको पीसीएस में पूछे जाएंगे, पहले उसका अभ्यास करिए। हाँ, आराम से करिए, खूब करिए भाई। मॉडल आंसर इसलिए दिया है कि थोड़ा सा एक डायरेक्शन जिससे आपको मिलेगा, इसलिए मॉडल आंसर दिया है यार आपको। तो भारतीय, अच्छा, एक दूसरा नोट्स हो सकता है। देखिए, मैंने सर से ये नहीं पूछा, पॉलिटी का एक दूसरा नोट्स भी आपका आ चुका है, मेरे पास आ गया है वो नोट्स। वो दूसरा नोट्स आपको शायद नोट्स के साथ ही जाएगा या पहले आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मैं आज पूछ लूंगा सर से, मैं कल आपको डिस्कस करूंगा इसके बारे में दीपसेन सर से। एक नोट्स मेरे पास हो रहा है बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि जो पहला नोट्स आपके पास गया है, तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो बेसिक जानकारी आपको चाहिए उसके संबंध में पूरी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। एक दूसरा नोट्स स्पेशली फॉर मेंस में ऐसे टॉपिक जो होते हैं जो प्रीलिम्स का हिस्सा नहीं होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए 86 पेज का नोट्स आपके पास जाएगा, 86 पेजेस का, जिसमें भारतीय संविधान एवं अन्य देशों के संविधान की तुलना का अध्यात्मक अध्ययन मिलेगा आपको, मंत्रालय और विभाग मिलेंगे आपको, केंद्र राज्य संबंध की चुनौतियां मिलेगा, शक्ति का पृथक्करण मिलेगा, विवाद निवारण तंत्र मिलेंगे, दबाव समूह मिलेगा, जनप्रतिनिधि अधिनियम मिलेगा, संविधान सभा में प्रस्तावना को लेकर बहस के मुद्दे और संविधान, राज्य व्यवस्था एवं शासन से जुड़ी महत्वपूर्ण नवीन बहसें, जिस पर मेंस में क्वेश्चन बनते हैं प्रायः, उसका पूरा डिटेल में मेंस लेवल का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। ये अब मैं टीम से आज सर से मैं बात कर लूंगा, इसको आपको ऐप पर भी अपलोड कराया जाएगा या केवल हार्ड कॉपी आपके घर पे जाएगी कोरियर के द्वारा, मैं एक बार टीम से पूछ लूंगा। ठीक है, मैं कल बताऊंगा। ये 86 पेज का बहुत ही शानदार है, मैं आज इसका अध्ययन कर रहा था, देख रहा था, तो आपके मेंस के लिए बहुत ही सिलेक्टिव, बहुत ही
सारगर्भित नोट्स होगा आपके लिए ये जो आपको मिलेगा। बाकी एक नोट्स तो आपके पास अभी सॉफ्ट कॉपी गई, हार्ड कॉपी भी इसकी भेजी जाएगी आपको, जिसमें कंप्लीटली आप पूरी अगर उसका अध्ययन कर रहे होंगे तो धीरे धीरे आपका ज्ञान और बढ़ रहा होगा वहां से आपका। सुनीता जी ने सवाल किया, सर 125 शब्दों की शब्द सीमा में आंसर राइटिंग करते समय कितनी बार पैरा चेंज कर सकते हैं? 2 से 3 बार। हर 4 से 5 लाइन के बाद पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ चेंज करने का तुक बनता हो, बेवजह चेंज करते रहेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा। कभी बहुत बड़े पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखा जाता। इवन 200 शब्दों का उत्तर लिखिए तो बड़े पैराग्राफ का यूज मत करिए, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखिए तो बातें स्पष्ट होती जाती हैं और उबाऊ नहीं लगता पढ़ने में। जब बड़ा बड़ा जैसे अभी किताब ही आपको दे दी जाए पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम पूरा बंधा हुआ हो तो लगता है यार पढ़ें कि ना पढ़ें, लेकिन छोटे छोटे बुलेट पॉइंट में हो, बीच बीच में पैराग्राफ चेंज हो, अलग अलग डिजाइनें बनी हो, फ्लो चार्ट बना हो तो पढ़ने में मन लगता है कि नहीं मन लगता है? लगता है। तो ऐसे एग्जामिनर का भी मन लगेगा पढ़ने में। लता सिंह जी, जो एक आपका ऐप में नोट्स किया गया है उसको सबको ऐसा नहीं किसी को अलग अलग दिया जाता है, वो ऐप पर डाउनलोड हो जाता है। तो जहां आप क्लास कर रहे हैं वहीं पर एक ऑप्शन होगा नोट्स का, नोट्स पे जैसे क्लिक करेंगे वो पीडीएफ आपको दिखने लगेगी। अलग से ये नोट्स किसी की नहीं दिया जाता है, एक साथ ऐप पर डाउनलोड किया वो सबको एक साथ मिल जाता है। चलिए, जितने भी लोग आ चुके हैं मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। अब मैं आगे बढ़ता हूं। प्रश्न आपके सामने है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है और सवाल इस तरह आने की संभावना भी पीसीएस में खूब रहती है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूलभूत अधिकारों पर किस प्रकार की युक्ति निबंधन प्रत्यारोपित है? अब प्रत्यारोपित नहीं समझ पाए, निबंधन न समझ पाए, युक्ति न समझ पाए, प्रदत्त न समझ पाए तो दिक्कत है। आप ये तो आपको समझना पड़ेगा। प्रदत्त मतलब हुआ प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। प्रदत्त का मतलब होता है प्रदान किए गए। प्रत्यारोपित मतलब आरोपित किए गए हैं। सीमाएं आरोपित, सीमाएं या कह सकते हैं लगाई गई हैं, लगाई गई हैं सरल भाषा में। युक्ति निर्बंध मतलब उस पर सीमाएं, युक्ति निर्बंधन का मतलब तो मैंने समझा ही दिया है, उस पर लगाई गई सीमाएं। तो सवाल पूरा क्या बन गया वो आपका कि भारतीय संविधान द्वारा दिए गए 6, अब इसको मैं सरल शब्दों में मैं बता रहा हूं, एग्जाम में इस शब्दों में नहीं आएगा। एग्जामिनेशन में ये बड़ी समस्या होती है आयोग की परीक्षाओं में कि आप क्वेश्चन का मतलब समझ पाए, क्योंकि क्वेश्चन बनता पहले इंग्लिश में है फिर उसका ट्रांसलेट हिंदी में किया जाता है और वह गूगल ट्रांसलेट होता है। तो गूगल ट्रांसलेट सरल शब्दों में नहीं होता, कठिन शब्दों में होता है। इसलिए कठिन शब्दों को सीखना ही पड़ेगा प्रत्येक विषय का आपको। तो इसीलिए मैंने शब्दों का प्रयोग यहां भी किया ताकि बार बार वो शब्द आपके सामने आएंगे तो आप सहज हो जाएंगे। हम बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग आपके साथ कर देंगे तो जो कठिन शब्द आप सुने ही नहीं रहेंगे और वही शब्द जब इस एग्जामिनेशन में आएंगे तो गलती होगी ना। इसलिए उन शब्दों से परिचित मैं आपको करा दिया हूं। मॉडल आंसर जब बार बार पढ़ेंगे तो वहां पर उन शब्दावलियों का मैंने प्रयोग किया है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फ्लो चार्ट से डायरेक्ट आंसर नहीं शुरू करें। फ्लो चार्ट का प्रयोग बीच में किया जाता है, शुरू में कोटेशन से शुरू किया जाता है, किसी के स्टेटमेंट से शुरू किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण आप लाइनें लिख सकते हैं, यहां तक पुराने गीत की भी लाइनें से शुरू करते हैं, लेकिन ये जीएस में नहीं, ये निबंध में चलता है, ये निबंध में कर सकते हैं। यहां तो जीएस का पेपर जो मुद्दा सवाल पूछा गया हो उस मुद्दे के बारे में, उसके बारे में सवाल कार्यपालिका पे आया है, राष्ट्रपति का उत्तर लिखें, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखिए। बात संसद का है तो आप संसद के बारे में 2 शब्द लिख करके, संसद का उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 79 के तहत किया गया है, जो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है और उसके अंतर्गत लोकसभा की शक्तियां निम्नलिखित प्रकार से है। मान लीजिए एग्जाम में सवाल आ जाए कि लोकसभा की शक्तियां और दायित्वों का वर्णन करते हुए लोकसभा स्पीकर को स्पष्ट करिए, तो आप सीधा लोकसभा की शक्तियां मत लिख दीजिए, लिखिए संविधान के आर्टिकल 79 के तहत संसद का उल्लेख किया गया है और संसद का निर्माण संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है और लोकसभा एक अस्थायी और निम्न सदन होती है, लेकिन इसे प्रथम सदन माना जाता है और जिसकी शक्तियां निम्नलिखित प्रकार से हैं। अब फ्लो चार्ट बना दी। अब फ्लो चार्ट बनाना अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा, लेकिन पहले ही फ्लो चार्ट खींच देंगे तो आदमी पढ़े क्या? पहले तो अपना परिचय देना पड़ेगा ना उसके बारे में, जिसके बारे में आप उत्तर लिख रहे हैं। ठीक है, समझ गए? हाँ, ये 100% उनको मजा आएगा। मैं दावे के साथ देखिए, परमेंद्र जी ने कमेंट किया है और रंजना भी शायद हमारी प्रीलिम्स की स्टूडेंट है, जो हमारी पॉलिटी प्री पढ़ के प्री में आए हैं, अब वो मेंस कर रहे हैं,
उनके लिए काम 90% आसान हो गया होगा, क्योंकि इसका हर टॉपिक का बेस मैंने वहां बना दिया है प्रीलिम्स में। अब वहां बेस बनाने के बाद जब यहां एनालिसिस में करूंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हों जिन्होंने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी, डायरेक्ट मेंस की क्लास करें, उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, उनको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जो प्री की क्लास करके आए हैं उनको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनका मैंने बेस तैयार कर दिया अच्छे से। और 50% बातें आपको वही मिलती होंगी जो मैंने प्रीलिम्स में बताया है, 50% नहीं मिलती हैं। और 50% नई बातें इतनी आसानी से इसलिए आप कैच कर लेते क्योंकि आपने 50% अभी हाल फिलहाल में पढ़ा है, जैसे कि परमिंदर परिहार जी ने, जैसे कि रंजना जी। दीपांजलि जी कह रही सर गुरुजी ऐसे में फिल्म के डायलॉग नहीं गीत लिख सकते हैं, गीत भी लिख सकते हैं, निबंध में तो ये भी चलता है आपका, ऐसे में, जीएस में नहीं। हाँ, टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूलभूत अधिकारों पर किस प्रकार से युक्ति निर्बंधन प्रत्यारोपित है। कुल मिलाकर सवाल पूछा जा रहा है कि हमारे संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार से मूल अधिकार दिए गए हैं, उन 6 मूल अधिकारों में किस प्रकार से निर्बंधन लगाया गया है। तो केवल निर्बंधन लिखेंगे कि उन 6 मूल अधिकारों की चर्चाएं करते चलेंगे। अब 6 मूल अधिकारों की चर्चाएं करते हुए कौन कौन से अधिकारों में कहां क्या निर्बंधन, मतलब क्या हुआ, सीमाएं लगाई गई हैं। कौन कौन से अधिकार ऐसे हैं जो हमें राज्य के अधीन रहते हुए, सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, लॉ एंड ऑर्डर के अधीन रहते हुए, मॉरलिटी के अधीन रहते हुए, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए हमें उन अधिकारों का प्रयोग करना है, उसको बताते हुए। तो अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, सर इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए हम केवल उन्हीं अधिकारों को चर्चा करें जिनमें सीमाएं लगाई गई हैं, या सभी मूल अधिकारों को बता करके उन मूल अधिकारों का एग्जाम्पल भी देते चलें जिसमें सीमाएं लगाई गई हैं। सवाल क्या है, ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूलभूत अधिकारों पर किस प्रकार के युक्ति निर्बंधन प्रत्यारोपित हैं, मतलब उनपे किस प्रकार की सीमाएं आरोपित हैं, यानी कि लगाई गई हैं। ये मैंने शब्द लिख दिया है सरल शब्द। अब इसका उत्तर आपको लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, हमारे संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना पहले बनाइए। प्रस्तावना का मतलब उसका इंट्रोडक्शन आपको पहले लिखना होगा। इंट्रोडक्शन कहां से शुरू करेंगे, हमारे संविधान में भाग 3 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं राज्य की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए, और साथ ही साथ व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए। और ये 6 मूल अधिकारों को भाग 3 के अंतर्गत 36(12) से 35 के मध्य रखा गया है। अब फ्लो चार्ट बना दीजिए, अब फ्लो चार्ट यहां बना दीजिए। क्योंकि 6 मूल अधिकार लिखेंगे तो 125 शब्द खत्म हो जाएगा। ये शब्द आएगा तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो 200 शब्दों में आएगा। अगर 125 शब्दों में आएगा तो केवल समानता का अधिकार पूछा जाएगा, या धार्मिक स्वतंत्रता पूछी जाएगी, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूछी जाएगी, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूछी जाएगी, या केवल आर्टिकल 13 का न्यायिक पुनर्विलोकन पूछा जाएगा। अगर यह पूछा जा रहा है कि हमारे संविधान के तहत 6 मूल अधिकारों में किनमें सीमाएं आरोपित की गई, उसका वर्णन करिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए आपको अब फ्लो चार्ट का यूज करना होगा, क्योंकि ये 200 शब्दों में उत्तर आएगा 12 नंबर में, सॉरी ये 12 नंबर में आंसर आएगा। अब जब ये 12 नंबर में आंसर आएगा तब तो आपको क्या करना चाहिए, यहां पर तो मैंने भूमिका बता दी कि भारतीय नागरिकों को संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मूल अधिकार उनके नैतिक और भौतिक विकास के लिए दिए गए हैं, जो राज्य की सीमाओं को शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। तो आपने ये भी बता दिया यहां पर भूमिका में ही कि ये जो मूल अधिकार है ना, ये हमारे नैतिक और भौतिक विकास के लिए है। और आपने ये भी बता दिया ये मूल अधिकार कहीं ना कहीं राज्य की शक्तियों को नियंत्रित करते हैं, उसको तानाशाह बनने से रोकते हैं। और आपने ये भी बता दिया ये किस भाग में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। अब उसके बाद हमारे संविधान के अंतर्गत 6 मूल अधिकार हैं, फटाफट। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। फिलहाल मॉडल आंसर में ऐसा नहीं मिलेगा, मॉडल आंसर में मैंने केवल इसको भाषा में दिया है, मैं आपको यहां बता रहा हूं तरीका, ये तरीका आपको करना है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप चाहते हो तो इसको आर्टिकल में डिवाइड भी कर दें,
फिर नीचे पैराग्राफ चेंज करो, लिखिए आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। जहां आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, वहीं आर्टिकल 15 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर राज्य के द्वारा भेदभाव से निषेध किया गया है, जबकि 16 में रोजगार में निषेध की बात की गई है। साथ ही साथ आर्टिकल 17 के तहत सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए अस्पृश्यता के अंत करने के निर्देश सरकार को दिए गए हैं और आर्टिकल 18 राज्य को उपाधियां देने से मनाही करता है। पैराग्राफ चेंज, जबकि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से 6 प्रकार के अधिकार मिले हैं, लेकिन ये प्रत्येक स्वतंत्रता है। अब यहां निर्बंधन लगा है तो आपको यहां हाईलाइट कर देना, उसको अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न का जवाब यहां दे रहे हैं आप। लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक स्वतंत्रताओं पर युक्ति निर्बंधन आरोपित है, यानी कि हमें आर्टिकल 19 के तहत बोलने का अधिकार है, आने जाने का अधिकार है, समूह या संघ बनाने का स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन इन प्रत्येक अधिकारों का प्रयोग हम वहीं तक कर सकते हैं जहां तक दूसरे के अधिकारों में कोई हनन न हो, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर के, नैतिकता के, देश की एकता और अखंडता के, सामूहिक विशेषाधिकार के उल्लंघन के अधीन रहते हुए इन सभी मूल अधिकारों का हम प्रयोग करते हैं। फिर आगे बढ़िए, आगे चल करके समाज के दुर्बल और कमजोर वर्गों के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में आर्टिकल 23 और 24 में प्रावधान किया गया है। जहां 23 में मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम से निषेध किया गया है, वहीं आर्टिकल 24 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम से निषेध किया गया है और यह अधिकार भी राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। लेकिन भारत एक पंथ निरपेक्ष देश होने के नाते आर्टिकल 25 से 28 के मध्य हमें धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जिसके तहत युक्ति निर्बंधन का प्रावधान है, क्योंकि हम अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, आचरण या उसको अपनाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, मॉरलिटी, नैतिकता के अधीन रहते हुए इन सभी धार्मिक स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। अब इसको अंडरलाइन कर दीजिए, क्यों? क्योंकि आपको प्रश्न के उत्तर में ये बताते चलना है, ये निर्बंधन लग रहा है, आर्टिकल 19 में निर्बंधन है, आर्टिकल 25 से 28 में निर्बंधन है, उसको आप मेंशन करते चलिए। फिर आगे चलकर कह दीजिए कि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के लिए भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, ताकि अल्पसंख्यक भी अपने आप को इस देश में सुरक्षित महसूस कर पाए। अतः उपरोक्त दिए गए विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है, राज्य जहां नागरिकों को उनके नैतिक और भौतिक विकास के लिए बहुत सारे अधिकार को प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर युक्ति निर्बंधन के माध्यम से उनके उस तानाशाही की तरफ या मनमाने तरीके से मूल अधिकारों को अपनाने में कुछ सीमाएं भी आरोपित की गई हैं। समाप्त हो गया उत्तर, 200 शब्द पूरे हो गए। पूरा 12 से लेकर 30 आर्टिकल तक मैंने उनको 6 मूल अधिकार दिखा भी दिया और जहां जहां निर्बंधन था मैंने बता भी दिया, और ये निर्बंधन सही है या गलत मैंने लास्ट में प्रूफ कर दिया कि व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए मूल अधिकार आवश्यक हैं, लेकिन व्यक्ति इनका मनमाने तरीके से प्रयोग न किया करे, इसके लिए राज्य कुछ सीमाएं भी लगा सकता है, जैसे कि उपरोक्त दिए गए तथ्यों के अनुसार मैंने स्पष्ट किया। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 से लेकर 28 के मध्य कुछ सीमाएं आरोपित किए गए हैं, ताकि देश की एकता और अखंडता, देश के लॉ एंड ऑर्डर, नियम कानून पर कोई प्रभाव भी न पड़े। अमृत सिंह, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके अलावा लिखना है क्या? लिखना तो यही है। अगर आप प्रीलिम्स में भी क्लास किए होंगे, अब क्योंकि तो लग रहा बस प्रीलिम्स को चीज को कंपाइल करके यहां फैला दिया गया है, उसका विश्लेषण कर दिया गया है बस। अब कमेंट करके बताइए क्या आप इसका उत्तर लिख लेंगे या नहीं, जो मैंने बताया आपको समझ में आया तरीका। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब उत्तर आपका इस दिशा में नहीं गया, तो आप शुरू कर दिए केवल सारे मूल अधिकारों को बताना। आर्टिकल 14 में ऐसा कहा गया है, 15 में ऐसा कहा गया है, 16 में ऐसा कहा, पूरा कॉपी भर दी 20 तक, और जो पूछा गया वो दिख ही नहीं रहा कहीं। निर्बंधन कहां है, राज्य सीमाएं कहां लगा, तो कहीं चर्चा नहीं की, और आप 12 से लेकर 35 तक अधिकार लिख के आए और कमरे पे आके कहेंगे ऐसा उत्तर लिखा हूं ना कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक एक अधिकार मैंने छोड़ा नहीं है। तो ऐसा लिखने से मतलब क्या हुआ, जो पूछा गया तो आपने लिखा ही नहीं है।
वो तो ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं उनके युक्ति निर्बंधन का स्पष्ट करिए। रंजना सिंह, अब दिमाग ओपन हो गया। सुशील यादव, अच्छा अमरीश सिंह जी, ठीक, तो आंसर लिखिए। बाकी हमारी तरफ से जितना भी आपको सहयोग होना था वो मैंने अपना 100% आपके लिए कर दिया। जितना एफर्ट मैं कर सकता था उतना एफर्ट मैंने करने का प्रयास किया कि जितनी सहजता आपको मिल पाए, कॉन्सेप्ट से, फैक्ट से, लिखने के तरीके से सब कुछ बता दिया। लेकिन अब आएगा कैसे, जब आप करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका मॉडल आंसर भी आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर भी आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, भारत के संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग की जो अवधारणा है उसे समझाइए और इनके संरक्षण के लिए उसमें जिन रक्षा उपायों का प्रावधान किया गया है उनका उल्लेख कीजिए। मतलब हमारे संविधान के भीतर अल्पसंख्यक कौन है, हु इज माइनॉरिटी, उसको स्पष्ट करिए। और उस माइनॉरिटी के विकास के लिए, उनका शोषण न होने पाए, वो अपना विकास कर पाए, उनको भी समान अधिकार रहे, वो बहुसंख्यक के सामने अपने आप को कमजोर और लाचार या बेबस न समझे, स्पष्ट करिए। याद करिए, अल्पसंख्यक के बारे में तो बहुत सारे लेक्चर मैंने आपको समझाए। कल पूरा का पूरा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार बताया था। वो क्यों संविधान में एंट्री किया, वही कॉन्सेप्ट अगर याद होगा तो उत्तर लिखा जा सकता है इसका। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात क्यों की गई, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद आया होगा जब मैं आपको यह बता रहा था कि आखिर क्या हमारे संविधान देश के सामने ऐसी चुनौतियां थी जिसकी वजह से संविधान सभा के मेंबर ने अल्पसंख्यक के संबंध में इतने महत्वपूर्ण प्रावधान किए और आर्टिकल 29 और 30 को लिखा गया। उसी पर नंबर भी मिलता है सुनीता, जहां मुश्किल है। सुनीता जी कह रही सर आंसर की शुरुआत और आंसर की अंत करना मुश्किल है और नंबर वहीं से मिलता है, बीच के मसालों से नंबर नहीं मिलता। वहां इधर उधर आप कहानी कर देंगे, कहानी चल जाएगी, लेकिन एग्जामिनर आपकी शुरुआती पंक्तियों को देखेगा और लास्ट में अंदाजा लगा देगा बीच में क्या हुआ, हालत होगी आपकी। बीच में अपने आप क्लियर हो गया, ऊपर का भी चावल पका और नीचे का चावल पका, यह स्पष्ट है कि बीच का चावल ठीक ठाक होगा। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। अब अल्पसंख्यक क्या है, तो अल्पसंख्यक को लिखते समय आप ये भी लिख सकते हैं, फिलहाल समान भाषा में तो आप ये कहेंगे हमारे देश के भीतर जो बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक में बाद बचे हुए जो शेष समुदाय हैं, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सिखाई हो, सिख हो, ईसाई हो या पारसी हो या मुस्लिम, उन सबको अल्पसंख्यक माना गया है। लेकिन हमारे संविधान के भीतर और अच्छा उत्तर लिखना चाहते हैं तो बताइए, जो कुछ बताया है दिमाग में जो है वही सब लिखिए। अल्पसंख्यक शब्द को हमारे संविधान में वैसे तो कोई परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हमारा संविधान भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को मान्यता देता है और हमारे देश के भीतर बहुसंख्यक वर्ग के पश्चात जो भी समुदाय शेष बचता है उन सबको अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन हमारे संविधान सभा के सदस्यों की चिंताएं इन अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों के लिए शुरू से ही थी, इसीलिए संविधान सभा के सदस्यों ने अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों के लिए भी तमाम ऐसे बहुत सारे अधिकारों का प्रावधान किया है। जैसे आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यक समाज के वर्ग के हितों के लिए पूरे देश के नागरिकों के, पूरे देश के अल्पसंख्यकों के उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। दूसरी ओर संविधान सभा के सदस्यों की चिंताएं इस बात पर भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि समय के साथ साथ जो बहुसंख्यक है वह इनको शिक्षा से, स्वास्थ्य से और भी अन्य अधिकारों से वंचित न कर दे, इसलिए आर्टिकल 29 क्लॉज 2 यह प्रावधान करता है। अब देखिए प्रमाण दीजिए, आर्टिकल 29 क्लॉज 2, क्लॉज लिखिए, एकदम एग्जामिनर समझे भाई साहब दमदार आदमी हमारे सामने आ गया है, एकदम क्लॉज तक बता रहा है ये। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में यह स्पष्ट किया गया है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, आगे चलकर के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 30 में प्रत्येक नागरिकों को, अल्पसंख्यकों को अपने मनो अनुकूल शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उन पर प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ
अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों को साधने के लिए राज्य को भी निदेशक तत्वों के माध्यम से, देखिए निदेशक तत्व को भी जोड़ दीजिए, निदेशक तत्वों के माध्यम से कुछ निर्देश दिया गया है, जैसे कि अनुच्छेद 46। अतः जिस देश में विभिन्न प्रकार के भाषा, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के जातियों के लोग रहते हैं, जहां पर हिंदू बहुसंख्यक के रूप में है, फिर भी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को साधने के लिए हमारे संविधान के भीतर बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिसके माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी अपने सभी जरूरतों को, अपने अधिकार को सरकार से मांग भी कर सकते हैं और जीवन स्तर को उसी रूप में आगे बढ़ा सकते हैं जैसे कि बहुसंख्यक वर्ग का समाज में स्थिति है। इसी वजह का आंसर आपको समाप्त कर देना है। लेकिन आपका ये सारे पॉइंट कहां से आए? क्योंकि हमने प्रश्न को पढ़ने के बाद आइडिया लगा लिया कि प्रश्न कह क्या रहा है। केवल 20% हिस्से पे मुझे यह बताना था व्हाट इज माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक है क्या। उसके बाद अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों के लिए हमारे संविधान में कुछ व्यवस्था है या अल्पसंख्यक को इसे पीछे ही छोड़ दिया गया है? बहुत सारी व्यवस्था है। आरक्षण की व्यवस्था है, आर्टिकल 29 में व्यवस्था है, आर्टिकल 30 में व्यवस्था है, अनुच्छेद 46 में व्यवस्था है। हर जगह सरकार की चिंताएं अल्पसंख्यक को लेकर के रही है और इसीलिए आर्टिकल 16 क्लास 4 में आरक्षण का व्यवस्था भी किया गया। इसको भी रोक सकते हैं। यह उत्तर मैंने 125 शब्दों का बताया। अगर मान लीजिए यही उत्तर आपका 200 शब्दों में आ जाए तो इसको बढ़ा दीजिए। कैसे बढ़ाएंगे सर? अब क्या नया जोड़े? इसमें नया जोड़ने के लिए आर्टिकल 16 क्लास 4 जोड़ दीजिएगा। अल्पसंख्यक वर्गों को हितों के ही संबंध में हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, क्योंकि आर्टिकल 16 क्लास 4 के तहत कहा गया है हमारे देश के भीतर जो धार्मिक अल्पसंख्यक होंगे उनको आरक्षण की व्यवस्था किया जाएगा और इन्हीं आरक्षण की व्यवस्था के लिए पिछड़े हुए लोगों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण आयोगों का गठन किया गया और आगे चल कर इनके लिए आरक्षण के माध्यम से इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। वेरी सिंपल, क्या मुश्किल बात है यहां पर? जब आपके पास सारे कंटेंट हैं, जब पूरा कॉन्सेप्ट आपको तैयार है, जैसे आप प्रश्न पूछोगे वैसे हम उत्तर लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। रामधनी, सुनीता, गायत्री, दीपांजलि, सुशील यादव, समझ में आ रहा सब लोगों को? हो जाएगा ना? अब कोई मुश्किल तो नहीं? चलिए, तो ये आपके प्रश्न थे। मैंने 2 क्वेश्चनों को आपको फॉर्मेटिंग करने के तरीका भी बता दिया और यूं ही नहीं कि सर कैसे लिखेंगे, हमारे पास कुछ नहीं, ये पूरा मॉडल आंसर आपको कल मिल जाएगा। ये पूरा मॉडल आंसर कल मिल जाएगा। एक प्रश्न और भी है, भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के कार्यान्वयन में आने वाले मुद्दों पर प्रकाश डालिए। 21 का शिक्षा का अधिकार, हाँ वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अमृत सिंह, एनआरसी के मुद्दे को भी एग्जाम्पल के तौर पे, भाई कोई बताया गया उत्तर सर्वाधिक सही उत्तर नहीं हो सकता, उसमें तो और 4 लगाए जा सकते हैं। कमरे का आकार कैसे होगा? एक आकार मैंने आपको बता दिया। इस कमरे के आकार में तो आप ऊपर पीओपी अच्छी करा दीजिए, बगल में एक सोफे लगा दीजिए, पीछे ग्रीनरी कर दीजिए और सुंदर होता जाएगा। उत्तर को सुंदर बनाने के लिए तो बहुत सारे मसाले हैं। उन मसालों को जितना बेहतर यूज करेंगे, जितना करंट अफेयर मुद्दे को जोड़ेंगे, जितना अच्छा प्रमाण देंगे, जितने केसेस की चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, उतना अच्छा उत्तर होता चला जाएगा आपका। तो मैंने 6 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, ये 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैंने निस्ता का अधिकार का भी इसमें पूरा मेंशन कर दिया है, पूरे मसाले निस्ते का अधिकार को भी मिल जाएंगे आपको। तो इनका अभ्यास खूब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग इसके अलावा जो अभ्यास प्रश्न आपको मिलते हैं बुक में, जो नोट्स आपके पास जाएगा उसमें भी अभ्यास करिएगा। और बाकी करंट अफेयर की क्लास में मैं लास्ट तक रहूंगा और जब मैं मेंस का क्लास आपको पढ़ा दे रहा हूं, पॉलिटी को लेकर करंट अफेयर के जितने मुद्दे आएंगे यूट्यूब पर कराऊंगा ही कराऊंगा और उसकी मटेरियल आपको ऐप पर मैं डाउनलोड करने के लिए भेज भी दूंगा समय के साथ साथ। ये मैंने कल भी आपसे कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं। तो करंट अफेयर के मुद्दे के जो नए मुद्दे आएंगे उनको कैसे कवर करेंगे उसके लिए परेशान मत होइएगा। जैसे कि सामान्य नागरिक संहिता आ चुका है, एक सामान्य नागरिक संहिता। कल मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे शायद ये चर्चा की थी, आपको मैं एक उत्तर दिखाता हूं कि बच्चे कितना अच्छा उत्तर लिख देते हैं। मैं आपको भी सुनाता हूं। कल मैंने एक क्लास में ऐसे था, आप लोगों की बैच में नहीं, किसी एक बैच में करंट अफेयर पढ़ा रहा था और करंट अफेयर पढ़ाने में एक नया मुद्दा पॉलिटिक का आ गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि अपने राज्य के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें।
तो उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के संबंध में मैंने बच्चों को पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ा